थैंक यू अदिति। मेरे से पहले जो तीन वक्ता बोले हैं उनकी बातों का अगर सारांश निकाला जाए तो वो है ये कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स का सिस्टम जो जेएनयू में आया, इट वाज बोथ एन पॉलिटिकल प्रोसेस एज वेल एज एन एकेडमिक प्रोसेस। देयर इज़ अ पॉलिटिक्स, या एक राजनीति है जो संसद में हुआ, जिसके आधार पर जेएनयू का एक्ट बना, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एक राजनीति वो थी जिसका निर्माण इस विश्वविद्यालय में जो छात्र आए उन्होंने किया। कुछ हद तक एक एनलाइटेंड एडमिनिस्ट्रेशन और एटलीस्ट सेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फैकल्टी थे। इन सब के इस सब प्रोसेसेस को मिल के जो है डेप्रिवेशन पॉइंट्स का सिस्टम यूनिवर्सिटी में लागू हुआ। लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम प्रोसेस था जिसमें जो शामिल हुए उन्होंने भी उस प्रक्रिया से सीखा कि इस देश में और पूरे विश्व स्तर पर जो असमानताएं हैं कितने तरीके के हैं, कितने इसके आधार हैं, और एक सोच को उसने मजबूती दी विश्वविद्यालय में कि जितनी भी असमानताएं हम दुनिया में देखते हैं वो असमानताएं जो है ऐतिहासिक कारणों से है, सामाजिक कारणों से है, उसमें कोई प्राकृतिक आधार नहीं है। नेचर हैज़ नॉट डिक्टेटेड दैट पीपल विल बी victims of so many kinds of inequalities and oppressions and discriminations. These are social and historical products which history can also change. And एक सोच कि ये विश्वविद्यालय जो है इसकी सारी प्रक्रियाएं, इसके जो राजनीतिक प्रक्रियाएं, इसमें जो एकेडमिक प्रक्रिया है, उसका गाइडिंग लाइट ये है। यहाँ के छात्र राजनीति में वाद विवाद डिबेट सब कुछ था, ऐसा नहीं कि सब एक ही तरीके से सोचते थे, लेकिन रेफरेंस पॉइंट क्या है कि अगर हमको ये उद्देश्य अचीव करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको अचीव करना है, तो उसका रास्ता क्या है, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं। अगर हम सुविधाओं की भी बात कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम स्टूडेंट जो है इस विश्वविद्यालय में जिस कारण से आए हैं वो पढ़ लिख के इस प्रक्रिया को विकसित करने में अपनी भूमिका निभा सके। तो ये जो आधार एक जिसने जेएनयू को एक अलग पहचान दिया, वो भी इस प्रक्रिया से उसने उस प्रक्रिया को मजबूती दी। और दूसरे तरीके से जो मजबूती दी कि जब ये डेप्रिवेशन पॉइंट सिस्टम लागू हुआ, व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड, what it did to the composition of students in this university, that was also part of the process of reinforcing this distinctive ethos of the university, because that diversity which was a product of the implementation of the deprivation point system, also brought knowledge, understanding, and the spirit that these are issues that have to be addressed if we are to progress. That was all reinforced by that implementation of that deprivation point system, which included, when it was first implemented, very active participation of students in each center through the SFCs. The actual implementation of the system involved active student participation through the SFCs. So it was also a learning process for those students who participated in that particular process. The significance of this, इसका महत्व क्या था, वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मैं जब विश्वविद्यालय में आया 1985 में, उसका बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड ये था कि 1983 में कुछ घटनाएं घटी इस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो स्थिति यूनिवर्सिटी में थी कि पहला तो ये कि प्रशासन की तरफ से छात्रों पर और छात्र संघ पर, छात्र आंदोलन पर एक तेज हमला हुआ। ठीक है, देयर वाज अ मैसिव असॉल्ट ऑन द स्टूडेंट्स यूनियन एंड द स्टूडेंट मूवमेंट आफ्टर दैट। ठीक है,
There was also, because of certain developments that happened in 83, a long period of time in which between the teachers' bodies and the student body there was a rift. मैं जब यूनिवर्सिटी में आया तो टीचर्स एसोसिएशन और JNSU का कहीं कोई मेल नहीं था, बहुत डिस्टेंस था, बहुत इंडिविजुअल टीचर्स थे जो जिनसे आप बात कर सकते थे, बट एज एन कलेक्टिव एक रिफ्ट था जो कि 1983 के बाद वट एवर द सर्कमस्टेंसेस प्रोड्यूस दैट। उसी प्रोसेस का पार्ट ये था कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्रीवेशन पॉइंट सिस्टम को स्क्रैप किया, और उसको स्क्रैप करने के पीछे उनकी क्या मानसिकता थी? मानसिकता ये थी कि उनकी समझ ये थी कि यार ये जो छात्र जो हैं, ये छात्र संगठित हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं, राजनीति करते हैं, इससे हमको बहुत दिक्कत होती है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है कि आप छात्रों के सोशल कॉम्पोजिशन को बदल दो। दूसरा, उनके जो सोशलाइजेशन के मोड्स हैं जिसके आधार पर जो छात्र आते थे वो भी जो लेगेसी क्रिएट हुआ था उसको इनहेरिट करते थे, उसको ख़त्म कर दो। That is when university started separating MA, MPhil, PhD, undergraduate into different hostels, and the eventual result of that was also the one mixed hostel that used to be there in JNU, Jhelum hostel used to be half girls, half boys, that was also eliminated. Okay, that is when Ganga became a girls hostel. It used to be a boys hostel before that. Okay, so that segregation, so that they don't socialize. When the university first built Narmada hostel, it was built entirely double seater, because उस ज़माने में आते थे आप तब आपको डबल सीटर मिलता था, बट जैसे आप सीनियर हो गए आपको सिंगल सीटर मिल जाएगा। अब सारा डबल सीटर बना देंगे तो वहाँ तो कोई सीनियर जाएगा नहीं, तो सारे नहीं होंगे, कोई उनके हॉस्टल में सीनियर नहीं होगा उनको बताने को कि क्या होता है इस यूनिवर्सिटी में। हाँ, ठीक है। So it was a very conscious, deliberate attempt to change the social composition of the students as well as their modes of socialization. It was part of that the deprivation point system was abolished. The result of that, immediate result of that was that 40% of the admissions into the university were from one single university, which is the other side of this city. Okay. My own class in MA, in economics, my own class, I also was from Delhi University, St. Xavier's College, Calcutta, Presidency College, Calcutta, St. Stephen's College, Delhi, and a few other campus, so-called elite colleges, Hindu College, Hansraj, I was from Kirodiwal, SRCC, LSR. That was the entire class. There wasn't one student outside that lot in economics. So that was the effect of this change in the admission policy. Okay. However, it was still true that the legacy of the past was still alive. And we were fortunate that because of that legacy, even with this change composition, the struggle for restoration of deprivation points did not end. And before the change compositions could completely obliterate that legacy, we had some partial restoration of that in the early 1990s. उसके पीछे भी एक इतिहास है कि वो क्या हुआ। तो जब deprivation points आया तो मेरिट का मतलब क्या है? जब इतनी असमानताएं हैं तो एक परीक्षा में मेरिट का क्या मतलब है, ये सवाल था। यही सवाल 88 में यूनिवर्सिटी ने फिर से स्टूडेंट्स के सामने पेश किया, क्योंकि उस समय तक सरकार की एक पॉलिसी भी एजुकेशन के प्रति बदल गई थी, और ये आइडिया कि कुछ एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस में आप क्रीम को एक पढ़ाएंगे, ठीक है, और बाकियों के लिए तो आपके पास पैसे नहीं हैं। ये याद रखिए कि जब डिप्रीवेशन पॉइंट्स यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हुआ JNU में, उस ज़माने में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 3% भी नहीं था।
That is not more than 3% of the age group 18 to 23 used to enter as institutions of higher education. And JNU तो मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च था, उस लेवल पे तो और भी कम था. ओके, सो इतना लिमिटेड उसमें आप ये क्वेश्चन ऑफ द डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी को एड्रेस कर रहे थे. 80s में भी वो 5% तक ही पहुंचा था, इससे ज़्यादा नहीं गया था. तो एजुकेशन पॉलिसी उस टाइम पे भी ये था कि भाई जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एक्सक्लूसिवली कॉन्सेंट्रेट कीजिए. उसी ज़माने में अगर आप लोग को तो याद नहीं होगा, पर नवोदय विद्यालय का मॉडल स्कूल, दैट स्कूल्स में भी पब्लिकली फंडेड स्कूल्स में भी आप फ़र्क करोगे कि कुछ स्पेशल होगा. तो एक क्रीम को जो है आप प्रोड्यूस कीजिए इस सिस्टम से, उसको JNU में भी लागू करने का प्रोसेस था. तो 1988 में विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि JNU के MPhil PhD के ऑर्डिनेंसेस में संशोधन हो, कि कितने ग्रेड पॉइंट पे आप कोर्स वर्क करके डिसर्टेशन में जा सकते हैं, कितने ग्रेड पॉइंट पे आप डिसर्टेशन कंप्लीट MPhil करने के बाद PhD में जा सकते हैं. इनको जो है बढ़ा देना चाहिए. और कहा गया कि इससे हम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को विकसित कर रहे हैं. उसको लेके एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में पहली बार 1983 के बाद ये संभव हुआ कि बहुत सारे टीचर्स और टीचर्स एसोसिएशन और JNU के बीच में भी तालमेल बैठा. After a long gap, the Teachers Association and the JNU both participated in that process of questioning the validity of those ordinances. That particular battle, in which both students of course fought, but a lot of support from the faculty was got. So in the academic council eventually, of course it was the faculty which made up the numbers there. Their support ensured that that particular attempt was defeated. और जब तक 2016 के UGC रेगुलेशंस के बाद ऑर्डिनेंसेस MPhil PhD ऑर्डिनेंसेस में संशोधन नहीं हुआ, वही ऑर्डिनेंसेस लागू थे जो 88 में बचाया गया था. क्योंकि अगर वो लागू होता तो 75% स्टूडेंट जो प्रोग्राम में रहते थे वो बाहर हो जाते. That was the implication of that. Yeah, okay. So it is in that background that the question of the meaning of merit again came up for debate. And that's when the issue of deprivation points also started getting back into the discussion. Professor Sachidanand Sinha was the secretary of the JNUT at that time. Fact that he had been a student here and also been involved in the student movement helped. You have to remember, it was not like it is today, that there are several people in the faculty who have been students in this university. It wasn't like that at that time. So, उसी संदर्भ में ये मेरिट का मीनिंग क्या है, वो क्वेश्चन फिर से डिबेट में आया. और उसी प्रक्रिया का असर ये था कि डिप्रिवेशन पॉइंट्स का, दो नॉट इन द ओल्ड फॉर्म, मतलब जिस लेवल पे वो 1970s में सोचा गया था, वी नेवर वेंट बैक टू that level of the, I'm not talking in quantitative terms, but even the sophistication of that system, we never managed to achieve that after 1990, but there was some restoration of the deprivation point system. कहने का मतलब ये है कि the attempt to change the composition of the student body in order to change its character and nature, both in terms of what academics it did, what politics it did, that was defeated because the legacy was still strong. So that even with the change composition, the battle didn't end. And before that change composition could wipe out the legacy of the past, deprivation points was restored, and therefore that legacy was given a fresh lease of life. Because keep in mind the significance of this, that the context in which all of this first came in the 1970s, and the context in which JNU Students' Union initially got created,
and the JNU student movement made its history. That context did not survive, but this did, because the roots that were created by that entire process was so strong. That is why it's that legacy that has survived for so long. आज के संदर्भ में जो सवाल आ रहा है, ठीक है, एक तरफ से तो वो वही प्रयास कि छात्रों के कॉम्पोजिशन को परिवर्तित किया जाए ताकि कम प्रॉब्लम करे, ठीक है, वो इसलिए पीएचडी में हटा दिया डेप्रिवेशन पॉइंट्स, एडमिशन प्रोसेस CUET नेट NTA को हैंड ओवर कर दिया और फिर उसके बाद CUET में डाल दिया कि ये सोच के कि इससे अब हम कहते हैं क्या करें, इतने साल से देश भक्तों के हाथ में एडमिशन का प्रोसेस रहा है, लेकिन अभी भी देशद्रोही चुनाव जीतते हैं यूनिवर्सिटी में। दिक्कत कुछ है कि वो परिवर्तन करने से भी स्थिति बदलती नहीं है। तो ये प्रयास फिर से चल रहा है कि इस यूनिवर्सिटी के चरित्र को जो है बदला जाए। ओके, तो एक तरफ तो प्रशासन की तरफ से चल रहा है और जो कोर्ट में मामला है उसमें एक पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरे तरफ है कोर्ट, ठीक है। अब अगर आप कोर्ट के सामने जो सवाल है उसके बारे में सोचिए तो एक्चुअली कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ सिंपल है, माननीय न्यायाधीश की अपनी राय क्या है डेप्रिवेशन पॉइंट्स पे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसका कोई मतलब नहीं है। सवाल केवल ये है कि JNU के बॉडीज़ के तहत जो फैसला हुआ है उसकी प्रक्रिया जो है लीगल है या नहीं, और जो फैसला लिया गया है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को वायलेट करता है या नहीं, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये कहा गया है कि द राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स measures which seem to go against the idea of formal equality. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर करने के लिए आपको ये केवल सिर्फ ये नहीं कि सब लॉ के सामने बराबर है, अगर कोई रिजर्वेशन का लेजिटिमेसी है हमारे लॉ में, it is because it is necessary to actuate the right to equality. It is not the antithesis of the right to equality. तो सवाल तो केवल ये है, तो वो तो क्लियर है कि दिस इज डेप्रिवेशन पॉइंट्स इज नॉट गोइंग अगेंस्ट दैट नोशन एट ऑल, इट इज इन फैक्ट गोइंग बियॉन्ड वॉट एवर इज द एग्जिस्टिंग मेजर्स इन रियलाइजिंग दैट objective of right to equality. And if it has been decided by the statutory bodies of the university, there is no issue. The judge may not like it at all, doesn't matter. But we cannot trust the administration to fight it out properly. And second, आजकल न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो क्या फैसला लेंगे, ठीक है। अगर आप इसी तरह के मुद्दों को देखें, रिजर्वेशन का सवाल ले लीजिए, 1997 में सवरवाल जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैकेंसी बेस्ड रोस्टर हैज टू बी गिवन अप एंड यू हैव टू गो टू पोस्ट बेस्ड रोस्टर, जिसके कारण इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SC, ST and OBC reservation became, and actually the number of reserved positions everywhere started coming down. यही कोर्ट ने फिर 2019 में कहा कि यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी द यूनिट, डिपार्टमेंट हैज़ टू बी द यूनिट, जब रिजर्वेशन फॉर टीचर्स इन टीचिंग अपॉइंटमेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़, कोर्ट ने कहा कि नहीं, यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी द यूनिट, ओनली द डिपार्टमेंट हैज़ टू बी द यूनिट। अब डिपार्टमेंट यूनिट है, 7 लोगों का डिपार्टमेंट है, 8 लोगों का डिपार्टमेंट है, उसमें आपको 15% भी करना है, 7.5% भी करना है, 27% भी करना है, तो उसका मतलब यह है कि तीनों में से कुछ नहीं होगा। वो भी एक लड़ाई लड़ना पड़ा था विच फोर्स द गवर्नमेंट टू अमेंड द लॉ टू अलाउ द यूनिवर्सिटीज टू कंटिन्यू एज यूनिट। सो as far as this principle itself is concerned, the history of the court decisions are problematic. They are not always been in favor of really the right to equality. और आज के संदर्भ में
क्या हो रहा है? एक अदिति ने रेफ़र किया कि रिजर्वेशन बीच में तो ऐसा हो गया था कि सब कहते थे हमें भी मान इंक्लूड कर लो रिजर्वेशन में, उसका विरोध करना बंद हो गया। अब जो है हाँ शेड्यूल कास्ट नहीं। ये उसके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 9 मेंबर ने मिलके इंडस्ट्री का डेफिनेशन, ठीक है, जहाँ इतना इनइक्वालिटी है, नोएडा में वर्कर्स के प्रोटेस्ट के बाद क्या हालत है वो पता चला है। ओनली जस्टिस नागरत्ना ने अपने डिसेंट में इस इनइक्वालिटी को, जो कि स्ट्रक्चरल है, उसका जिक्र किया कि वाई दैट इज़ देयरफॉर रॉन्ग टू अमेंड दिस डेफिनेशन एंड रिड्यूस द थिंग। तो ये माहौल में जो है, ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि न्यायिक प्रक्रिया में इंसाफ मिलेगा इस सवाल को। इसलिए डेप्रिवेशन पॉइंट्स के डिफेंस में जो लड़ाई है उसको कई फ्रंट पे हमें लड़ना पड़ेगा। और क्योंकि ये इतिहास रहा है कि वो लगातार अटैक में भी रहा है और उसको डिफेंड करने का भी एक प्रोसेस रहा है। और जब डिफेंड होता है तो कई बार ये भी होता है कि जो बचा रहे थे वो तो बच जाता है, उससे आगे भी कुछ हो जाता है, उससे आगे भी कुछ हो जाता है। तो इस नज़रिए से इसको हमें देखना चाहिए और हर फ्रंट पे इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें बहुत समर्थन की संभावनाएं हैं, क्योंकि ओवरऑल जो देश की स्थिति अभी ये है उसमें ये है कि अगर हम आज के परिस्थिति को देखें तो उसमें ये है कि एक तरफ समाज में असमानता की स्वीकृति वो लगातार घट रही है और समानता के लिए जो अपेक्षा है वो बढ़ रही है। दूसरी तरफ एक हकीकत है जो दूसरी तरफ जा रही है। ये अंतर विरोध जो है और तीव्र होता जा रहा है। इसी संदर्भ में हमको इस मुद्दे को भी देखना चाहिए कि ऐसी भी राजनीति है, ऐसी भी शक्तियां हैं जो चाहेंगी कि जो कुछ हुआ है, बहुत कुछ नहीं हुआ है, डेप्रिवेशन पॉइंट्स ने एक यूनिवर्सिटी में कुछ कर दिया तो परिवर्तन तो कर दिया, पर पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन जो कुछ हुआ भी है उसको भी वापस धकेल दो, जबकि असली लड़ाई तो है कि अभी बहुत रास्ता आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए ये लड़ाई भी ज़रूरी है, इसको बचाने के लिए भी लड़ाई ज़रूरी है और इसको जितना व्यापक हो सके इसमें छात्र, अध्यापक, जेएनयू में अपने जो पढ़े हुए लोग हैं और आम तौर पे समाज में जो लोग इन सवालों को लेके आज चिंतित हैं, सबको मोबिलाइज़ करना ज़रूरी है इस लड़ाई को। ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है जो कि इस विश्वविद्यालय की और पूरे देश के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसको इस नज़रिए से देख के हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।